आपके साथ आपकी होस्ट सदफ राना, प्रोग्राम आइन कानून और आवाम के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोस्टली हमारी आवाम आइन और कानून के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आज के हमारे प्रोग्राम का अव्वलीन जो मकसद है वो आवाम को आइन और कानून से आगाही देना है। आज हमारे साथ हमारे खसूसी मेहमान मुल्क के मारूफ कानूनदान मौजूद हैं। मोहम्मद इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहिब, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आफ्ताब अहमद विर्क साहिब, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को नज़रिए पाकिस्तान मीडिया हाउस में खुशामदीद कहते हैं। जी, तो इफ्तिखार साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि मीनार पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है, जिसको सारी आवाम हमारी जानती है, आयशा इकराम के बारे में हमारी आवाम जानना चाहती है कि उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है। अपने तजर्बात की रोशनी में प्लीज़ हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि वो आयशा इकराम का वाक़या मीनार पाकिस्तान पे हुआ है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है या क्यों दोहराया गया है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि उस खातून का ज़ाती राइट था और हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी थी, ये उसकी ड्यूटी थी। अब ये दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है। अब उसका राइट क्या है? उस आयशा इकराम का राइट आर्टिकल 4 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? वो क्या है कि टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, everyone he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or be hindered in doing that which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. And और इसके बाद आर्टिकल 9 इस पे बड़ा वाज़े है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसका मतलब है कि किसी शख्स की हिफाजत। वो आर्टिकल 9 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी save in accordance with law. Article 19 says that every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offence. इसका मतलब ये है कि आईने पाकिस्तान ये इजाज़त देता है कि हर शहरी अपने मुल्क में अपना पेशा, आज़ाद पेशा इख्तियार कर सकता है, और वो पेशा हुकूमत पाकिस्तान ने किसी और कानून के तहत उसको फॉरबिड ना किया हो, उसको ममनू करार ना दिया हो। लिहाजा वो खातून आयशा इकराम अपना काम करने में जस्टिफाइड है और जस्टिफाइड थी, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसकी ज़ात, उसकी रेपुटेशन और उसकी हिफाजत करना हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ था। अगर ये काम उसकी हिफाजत नहीं हुई, ये बदनामी उस खातून की नहीं, ये हमारे अदारों की बदनामी है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल दुनिया को ये पैगाम हमने पहुंचाया है कि हमारे मुल्क में अदारों की, हमारे मुल्क में अशखास की हिफाजत नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आयशा इकराम का अमल, अगर उसको इखलाकी पहलू को में देखा जाए तो उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी थी कि अगर वो मीनार पाकिस्तान पे आई, वो कानून का एक जो बेहतरीन जगह मीनार पाकिस्तान का इंतखाब उसने किया, वहाँ इंतज़ामिया और दीगर अदारे जो ज़िम्मेदार थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उसकी ज़ात की, उसकी ज़ात की हिफाजत की जाती। तो लिहाजा मैं समझता हूँ
कि यहाँ अदारे अपना काम करने में नाकाम रहे। बिल्कुल बजा फरमाया इफ्तिखार साहब आपने। मुल्क में जैसे ही हमारे मर्दों के लिए, लड़कों के लिए सेफ्टी है, इसी तरह हर लड़की के लिए भी सेफ्टी होनी चाहिए। इससे ना कि मुल्क की उस लड़की की बदनामी होती, ना कि हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है। इसके बारे में आफ्ताब साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। ये बड़ी जनाब मोहतरम मेरे भाई इफ्तिखार उल्लाह ढिल्लू साहब ने आइन और कानून के हवाले से जो गुफ्तगू की है, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे मुल्क का आइन और कानून यही कहता है कि अफराद की हिफाजत की जाए, रियासत अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कवानीन देखें, कोई कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप उठें और सरेआम आकर वहाँ पर फाशी फैलाना शुरू कर दें। कोई आइन इसका की, हमारे आइन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो आइन है वो जमहूरी जहाँ पर है, वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हमारा आइन है। लिहाजा हम इस बात पे मुकम्मल तौर पर किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि आयशा इकराम ने जो कुछ वहाँ पर आके किया उस पर रियासत की कोई नाकामी हुई है, उस पर पुलिस की कोई नाकामी हुई है, उस पर उसने कानून का मजाक उड़ाया है, उसने आइन का मजाक उड़ाया है, उसने शरीयत का मजाक उड़ाया है, उसने कुरानी का कवानीन का मजाक उड़ाया है, उसने रसूल अल्लाह की तालीमात का मजाक उड़ाया है, उसने हमारे मुस्लिम मुआशरे की जो एक सैंक्टिटी होती है, जो एक तकद्दस होता है, उसने उसका मजाक उड़ाया है। उसने खुद आकर प्री प्लान दावत दी लोगों को आकर कि आएँ और आकर देखें मैं वहाँ पर जा रही हूँ, आए मेरे साथ सेल्फी बनाएं, आए मेरे साथ फ्लाइंग किस करें, आए मैं दावत गुनाह देने जा रही हूँ। तो फिर वहाँ पर खड़े हुए वो अबाश लोग जिनके अमल को बिल्कुल नहीं सराहा जा सकता, लेकिन एक फितरत तो देखें इंसानों की क्या होती है। वहाँ पर मुख्तलिफ तबकात के लोग खड़े, जिस सोसाइटी की पाली हुई वो है, उसी सोसाइटी के पाले हुए वो लोग हैं। अगर उन्होंने उसकी दावत गुनाह को कबूल कर लिया है और उसके बाद उसकी अपनी खुशी के साथ उसको उछाला गया है, अपनी खुशी के साथ उसकी तस्वीर बनी है, अपनी खुशी के साथ उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उस दौरान उसके कपड़े फटे हैं, जो हुआ है वो गुनाहगार है रियासत की सबसे बड़ी। जनाब मोहतरम ढिल्लू साहब, आप इस बात पे गौर करें, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और खुदाई कानून क्या है, रसूल अल्लाह की तालीम क्या है, पाकिस्तान के मुआशरे का कानून क्या है कि खुदा उनकी हिफाजत करता है, उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जनाब विर्क साहब, मेरी गुजारिश आपको रिबट करना नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं आयशा इकराम के उस अमल को कोई सहारा नहीं दे रहा कि उसने जो काम किए हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि ये गैर इखलाकी काम करना कानून की मंशा नहीं है। आईने पाकिस्तान हर बंदे को काम करने की इजाज़त देते हैं जो जायज़ और कानून के मुताबिक हो। अगर उसने अपनी ज़ाती हैसियत से फहाशी फैलाई है, इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हम इस्लामी जमहूरिया के लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का नाम दिया गया है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस बात पे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि आयशा इकराम का वो अमल जहाँ गैर इखलाकी काम उसने किया है उसकी मैं तायीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, अदारों की जिम्मेदारी थी, उसको कहते हैं कि निप द ईवल इन द बड, कि जो गुनाह होता है उसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। तो निप द ईवल इन द बड, इसका मतलब ही ये है कि उसको उसी वक्त पकड़ लेते। तो ये सारा ड्रामा जिसमें आज हमारी इंटरनेशनल दुनिया में हमारे गिरदो नवा में रसवाई हो रही है, ये रसवाई ना हो। सदफराना गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा और मैं आपके ज़रिए भी कौम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, वो मीडिया वाले जिन लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि वो जी कौम की बेटी है,
वो जी हमारी बहन है। आप ज़रा देखें तो सही, क्या आप अपनी सगी बहन को जो इस तरह से जाके दावत देगी गुनाह की, क्या आप उसको कहेंगे कि ये हमारी बहन है, इसने दुरुस्त किया है, ये हमारी बेटी इसने दुरुस्त किया है? अगर ये आप नहीं कह सकते तो आप खुदा के लिए आप क्यों कौम को रुसवा करते हैं? क्यों ये कहते हैं? क्योंकि कौम की बेटियां वो हैं, कौम की बेटियां वो हैं जो कौम की इज्जत को लेकर आगे चलती हैं, जो फहाशी की तरफ चलती हैं। वो अपने आप को कौम की बेटी ना कहें, वो सब कहें कि हम इस्लाम की बागी हैं, हम कौम की बागी हैं, हम माँ बाप की बागी हैं। बस इतनी गुजारिश। जी इफ्तिखार साहब, आपने और आफ्ताब साहब आपने बहुत अच्छा हमारी आवाम को अपने तजर्बात की रोशनी में जो आगाही दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये एक सवाल करूँगी कि जो कुछ भी हुआ है आयशा इकराम या उनके साथ जो प्री प्लान टीम थी जिन्होंने ये सारे केस को प्री प्लान किया, हमारे कानून के मुताबिक उनके लिए क्या सज़ा होती है? जो बंदा ये जुर्म करता है, जुर्म की प्लानिंग करता है जी, उसके लिए कानून में, क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल प्रोविजन मौजूद है कि जो शख्स कोई प्लान करता है और वो एक्ट, वो जो कानूनी काम है अभी नहीं हुआ या हो गया है, तो वो लायबल है उसी सजा का जो जिसने जुर्म किया। तो लिहाजा जिसकी मिसाल यूं है कि अगर कोई किसी जगह पे कोई मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उस मर्डर की किसी ने प्लानिंग की है, किसी ने वो प्लान किया है, कॉन्स्पिरेसी की है कि हमने फलां बंदे को मारना है या मरवाना है, तो बंदा जो बेटर है, जो बंदा इस बात पे उनकी जो जिसने कत्ल करवाने में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो लिहाजा वो भी लायबल है। लिहाजा हर वो अमल, अगर उन्होंने प्री प्लान ये काम किया है आयशा इकराम और उसकी टीम ने, तो बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके खिलाफ पेनल सेक्शन मौजूद हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आफ्ताब साहब से होगा कि अदम अदायगी बिल, क्या वापडा वाले आपका मीटर उतार कर लेकर जा सकते हैं? इसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी आवाम है जिसको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है, तो काइंडली आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। वापडा वालों ने एक बड़ा मकरू और तकलीफ दे अमल जारी कर रखा है कि जो नादहिंदा डिक्लेयर होता है उसका मीटर बगैर किसी नोटिस के उतार कर ले जाते हैं। इसमें लॉ बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है और गुफ्तगू से पहले भी मेरी और जनाब इफ्तिखार रिलू साहब की ये बात हो रही थी, तो कि 24 घंटे का, एटलीस्ट 24 घंटे का नोटिस ज़रूर देना चाहिए। 24 घंटे का नोटिस देने के बाद मीटर को उतारना है, मीटर को डिस्कनेक्ट करना है और मीटर उतार कर ले जाना। नोटिस के बाद, चूँकि वो प्रॉपर्टी वापडा की होती है, पैसे हमने अदा किए होते हैं, लेकिन मीटर की प्रॉपर्टी जो है वो वापडा की है, वो ले जा सकते हैं, बट नॉट विदाउट द नोटिस। नोटिस देंगे, हम नोटिस को कंप्लाई नहीं करेंगे तो वो लेकर जाएंगे। अगर इस तरह से कोई वापडा का एहलकार बगैर नोटिस के उसका मीटर उतारता है तो उसके खिलाफ हर्जाने की कार्रवाई भी हो सकती है, उसके खिलाफ ये पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ डिपार्टमेंटल एक्शन भी उसके खिलाफ हो सकता है और उसके खिलाफ ये कार्रवाई भी हो सकती है कि उसकी सर्विसेज में जाकर आइंदा उस बंदे को टर्मिनेट करवाया जा सके जिसने ये गैर कानूनी हरकत की है। आप ज़रा देखिएगा सदफ राना, हमारे पास जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना वो ये है कि कानून मौजूद है हर तरह के। मेरे मोहतरम भाई भी आप इस बात को वजाहत के साथ बता देंगे, कानून मौजूद है हर तरह के, लेकिन कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। कानून को अमल करने में अमीर और गरीब का फ़र्क देख लिया जाता है। किसी अमीर का मीटर नहीं कटता, किसी दौलत वाले का मीटर नहीं कटता, गरीबों के मीटर कट जाते हैं। और ऊपर से तशद्दुद क्या है कि इन्होंने इस तरह की पॉलिसी बना दी है कि जब 300 यूनिट से ऊपर जाएंगे तो वहां पे रेट आपके दुगने, 1.5 गुना रेट ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना रेट ज्यादा हो जाएगा। ये क्या जुल्म है? और इस बात को भी खत्म होना चाहिए, हम इस बात के भी खिलाफ। सर अमूमन हम लोग देखते हैं कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस लोगों के मीटर उतार के लेके चले जाते हैं वो, जबकि हमारी आवाम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है कि वो हमारा मीटर क्यों उतार के लेके गए हैं। तो इसके बारे में उनकी क्या सजा होनी चाहिए? मैडम सदफ, ये मैं आपको अर्ज करता हूं जी प्लीज। कि विर्क साहब ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है
कि अगर कोई शख्स, कोई वापडा वाले हुकाम या वापडा के अहलकार कोई किसी का मीटर, डिफाल्टर का मीटर उतार के ले जाते हैं, तो उसकी कानून में क्या है, क्या कानून इसके बारे में क्या है? बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि नोटिस देना मैंडेटरी है, शर्त है। यानी अगर कोई बंदा डिफाल्टर है तो यकीनन उसने बिल पे नहीं किया, तो वापडा की या लेस्को की या फेस्को की जो भी जहां भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट 24 घंटे का नोटिस दें। ये एटलीस्ट है, यानी कम अज कम 24 घंटे उसको दें, और उस पे जो एलिगेशन लगाएं कि आप, इल्ज़ाम आप पे ये है कि आपने ये मीटर को मिसयूज़ किया है या आपने अपना डिफॉल्ट किया है, आपने पेमेंट इसकी बिल जमा नहीं करवाया। सर नोटिस तो आजकल आते ही नहीं है ना, घर में तो पता ही नहीं होता, बाहर से मीटर उतर जाते हैं। इसके लिए ये मिनिमम टाइम है, वरना 10 दिन 20 दिन, ताकि इसकी क्यों है, ताकि अगर किसी बंदे ने डिफॉल्ट किया है, कोई मीटर को टेम्पर किया है, यानी मीटर को ख़राब किया है, मिसयूज़ किया है, तो लोगों की 2 3 4 आदमियों की मौजूदगी में उस मीटर का कब्जा उसको पोजेशन में लिया जाए, और जो शख्स पोजेशन ले रहा है वो गवाहों की मौजूदगी में हो। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कानून है हमारा फौजदारी का, उसका सेक्शन 103 है, 103 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, वो कहते हैं कि अगर फिर उसका कब्जा पोजेशन वो सरकारी बंदे लेंगे तो 2 आदमियों की, कम अज़ कम 2 आदमी की मौजूदगी वो मीटर को कब्जे में लेंगे और फिर उसको लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, फिर उसके नतायज जो भी होंगे उसको देखा जाएगा। जी ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी से बदतमीज़ी करता है, रोड पे जाते हुए पब्लिक से गाली गलोच करता है, लूज टॉकिंग करता है, तो उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? जी जनाब सदफ साहबा, गुजारिश ये है कि किसी पुलिस वाले को या किसी और अदारे को ये कोई इख्तियार नहीं है, जिस तरह मैंने पहले एक आइन का आपको हवाला दिया है, जी हाँ, तो लिहाजा कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स का आदमी या किसी अदारे का, सरकारी अदारे का आदमी किसी आदमी को गाली दे, कोई किसी अपने एम्बट से बाहर निकले, जो इसको इख्तियार नहीं है वो काम करे। अगर कानून ने उसको वो इख्तियार नहीं दिया तो ये गलती है, गलती नहीं है बल्कि ये ऑफेंस है। और उस पुलिस वाले के खिलाफ नंबर 1 जो उससे सीनियर आदमी है, सीनियर अफसर है, उनको कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। फिर आप जो प्रोसीजरल, जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ काम नहीं बनता तो फिर आप अदालत में भी आ सकते हैं, और सेक्शन 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप एडिशनल सेशंस जज या सेशन जज की कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कि जनाब ये पुलिस वाले को इख्तियार नहीं था ये काम करने का, इसने गैर कानूनी तरीके से मुझे गाली गलोच किया, मुझे हरासा किया, मुझे पनिश किया, मुझे थाने ले गए, या उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है जो इसको इख्तियार नहीं था, तो उसको महकमाना सज़ा भी हो सकती है और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। एक और प्रोविज़न है, अगर अदालत अगर फिर भी उनकी FIR, चूंकि पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के खिलाफ FIR नहीं देते, बिल्कुल तो फिर आप इस्तगासा, जिसको इंग्लिश में प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, जी हाँ, फिर आप इस्तगासा भी इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कर सकते हैं कि जनाब पुलिस वालों, चूंकि पुलिस वाले ने मेरे साथ ज्यादती की थी, मैंने पुलिस के आला हुकाम को दरख्वास्त दी है, मेरा कुछ नहीं बना, मैं अदालत में गया हूँ, वहाँ उन्होंने पुलिस के हक में कमेंट्स दिए, लिहाजा मेरा FIR दर्ज नहीं हुई, लिहाजा मैं प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता हूँ। अच्छा। और प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल नेमल बदल है FIR का, लिहाजा ये रेमेडीज और ये मामलात ये अवाम को इख्तियारात हैं कि वो कर सकते हैं उस आदमी के। जी ठीक हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सदफराना मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा 2 लफ्ज़ों का इजाफा करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जो कौमें मजबूत और बाशऊर कौमें हैं, जी जी, उनके अफराद में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपनी इज़्ज़त की, अपनी गैरत की, अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं, उनके मर्द और ख़वातीन दोनों।
पुलिस वालों की जुर्रत अगर हो गई है किसी की कि किसी ने गाली दे दी है किसी सिटीजन को, पकड़कर तशद्दुद कर दिया किसी सिटीजन पर, तो उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा या बंदी कि डरे नहीं, वो अदालतों का रुख जरूर करे। पुलिस इसलिए नहीं बनाई गई कि आपको मारे, आपको गाली दे। पुलिस इसलिए बनाई गई कि आपकी जान की, आपकी इज्जत की, आपके जिस्म की हिफाजत करे। मैं सिर्फ अपने शहरियों से, अपने मुल्क वालों से ये बात करूंगा कि आपने अगर जुल्म से निजात हासिल पानी है तो जुल्म के खिलाफ लड़ना सीख जाएं, जुल्म का मुकाबला करना सीख जाएं। और पुलिस का ये अमल जुल्म में आता है। और हम आईजी पंजाब की खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम चूँकि मैं और मोहतरम इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहब और ये पूरा मीडिया इस कस्टोडियन है उनके हकूक़ का, हम आईजी साहब से गुजारिश करेंगे कि पुलिस वालों को अहकामात जारी करें कि शहरियों की इज्जत नफ्सी की तौहीन ना करें। पुलिस वालों को अहकामात जारी करें कि किसी को नजायज़ गिरफ्तार ना करें। हाँ, कोई जुर्म है, कोई आदि है, साबित हो जाता है। आफ्ताब साहब, सॉरी टू से मैंने आपकी बात को कट किया है, लेकिन रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी आवाम अमीर और गरीब के दरमियान में जो एक दीवार खड़ी हुई है वो गैप बहुत बड़ा है। हमारा कानून जो है गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। ये हमारा कानून जो है दोनों सोसाइटीज़ के लिए इक्वल क्यों नहीं है, स्टेटस सेम क्यों नहीं है? मैं चाहूँगा कि इस पर मेरी गुजारिश से पहले जी जी मेरे मोहतरम भाई जनाब इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहब जी प्लीज इस बात पे ज़ारे ख्याल फरमाएं, ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तक अक्सर जाते रहते हैं, उनका कैनवस ज़्यादा वसी है, इस हवाले से वो बात करेंगे। मैं फिर साथ कुछ अर्ज़ा। जी इफ्तिखार साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारा कानून सेम क्यों नहीं है गरीब और अमीर के लिए? इज्जत बख्शी है, मैं बहुत मशकूर हूँ। हम बराबर हैं, आप मेरे भाई हैं और आप लॉ नोइंग पर्सन हैं, हम इक्वली ऐसे ही जानते हैं। बहर सूरत अगर आपने ये एहतराम किए है तो मैं चूँकि जज्बाती एतबार से बात नहीं करना चाहता, मैं कानूनी बात करना चाहता हूँ। जी जी। लिहाजा मैडम सदफ, ये हमारा आर्टिकल है 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, यानी जो आईने पाकिस्तान है 1973 का, उसका आर्टिकल 25A और 25 है। वो क्या है? वो यही आपके सवाल का जवाब है कि इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। वहाँ देर इज़ नो डिस्पैरिटी दैट ही इज़ पुअर और रिच, बट लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबॉडी। और ये अल्फाज हैं कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी तमाम शहरी अमीर गरीब बराबर हैं और उनको इक्वल प्रोटेक्शन हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बट सर, कानून के बुक्स की बातें वो बुक्स तक ही क्यों हैं? वो बुक्स बंद क्यों हैं? ये इसको हम लोग शो ऑफ क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी आवाम को क्यों नहीं दिखाते हैं? सदफ, मैं अर्ज करता हूँ कि यहाँ कानून तो आइन को मैंने आपको दिखा दिया कि आर्टिकल 25A है और 25 है। ये गारंटी करता है कि कोई कानून से बालातर नहीं है और इक्वल प्रोटेक्शन है। लेकिन अब प्रॉब्लम किधर बढ़ गई? अब अमीर की या गरीब की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ है कि गरीब आदमी सोर्सलेस होता है। प्रॉब्लम ये है कि गरीब आदमी की अप्रोच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो कानून जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो बेचारा पहुँच नहीं सकता। तो क्या सर हम लोग ये समझें कि जिसके पास पैसा है कानून सिर्फ उसका है? आपकी वसातत से मैं अर्ज करूं कि ये मेरा पैगाम है अपने तमाम पाकिस्तान के शहरियों को कि पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है, आइन हमें गारंटी करता है कि आप दोनों बराबर हैं। जी। अब प्रॉब्लम जहाँ ये होगी माली हैसियत की, तो आप ज़रा उठें। और वो क्या कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानब मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। कोई गरीब आदमी जब उठता है तो उसकी मदद करने वाले भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं। हमारी कम्युनिटी में, हमारे दोस्तों में, हमारे अहबाब में बहुत सारे दोस्त हैं जो फ्री लीगल एड देते हैं कि भाई जो बंदा नहीं आ सकता वो आए। हम उसको, मैं मीडिया पे ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा डिज़र्विंग केस है,
वो हमें बताए, विर्क साहब को बताएं, हमारी टीम में बताएं, तो वी आर रेडी टू सर्व हिम। तो अब ये बात है, अब गरीब आदमी अगर अदालतों में नहीं आएगा, गरीब आदमी थानों में नहीं जाएगा, गरीब आदमी पुलिस के हाई अप्स के पास नहीं जाएगा, गरीब आदमी किसी अदारे के सरबराह को दरख्वास्त नहीं देगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम भाई ने अमीर और गरीब पर यकसा कानून लागू क्यों नहीं होता, इस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा कानूनी लिहाज से वो हकीकत मौजूद है। लेकिन मैं फिर तवज्जो दिलवा रहा हूँ आपके पूरे मीडिया हाउस की और पूरी आवाम की कि ये फ़र्क सिर्फ यहाँ नहीं कि कानून अमीर और गरीब के लिए एक जैसा नहीं है, ये इसके लिए कोई गुनाहगार पुलिस वाले हैं। मैं अदलिया को भी इसका गुनाहगार समझ रहा हूँ। अदलिया में भी हमारे सामने ये बातें मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पर हमारे अपने देखने में यह बात आता है कि उमरा के लिए फ़ैसले और होते हैं और गरीबों के लिए फ़ैसले और होते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन में आई हुई है। हम अपनी अदलिया से गुजारिश करेंगे, हम पुलिस से गुजारिश करेंगे और हम हुक्मरानों से गुजारिश करेंगे कि जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है। इस बात को ध्यान में रखें, हुक्मरान ज़हन में रखें। क्यों गरीब ये शिकायत कर रहा है कि मुझे एक जैसा इंसाफ नहीं मिलता अमीरों की तरह? क्यों अमीरों को वो इंसाफ दिया जाता है जिसके वो हकदार नहीं रखते? मैं बस इसी गुजारिश के साथ फिर अपने हुक्मरानों से ये बात करूंगा कि पकड़े जाएंगे आप, कौम भी गिरेबान पकड़ेगी और जा रहे हैं वो कानून फितरत इंतज़ार में बैठा हुआ है। और वो अल्लाह जिसकी बारगाह में आपने हाजिर होना है, पूछा जाएगा आपको, अदलिया वालों आपसे पूछा जाएगा, हुक्मरानों आपसे पूछा जाएगा, पुलिस वालों आपसे पूछा जाएगा कि ये जुल्म आपने अल्लाह की मखलूक पर किए तो क्यों किए, ये फ़र्क किया तो क्यों करा। एक तरफ तो ये मिसाल दी जाती है कि फरात पे कुत्ता भी भूखा मरेगा तो खलीफा दोम उसके ज़िम्मेदार होंगे, उसके जवाब देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे इंसान भूखे मरते हैं, यहाँ पे इंसानों के साथ इंसाफ नहीं होता। यहाँ पे उमरा के लिए सारा कुछ है, जहाज़ उमरा के लिए, सहूलतें उमरा के लिए, केस उमरा के लिए, बाहर जाने के इंतजामात उमरा के लिए, और यहाँ पर मुजरम बैठे हुए लोग, वो जो अमीर तरीन लोग थे, उन्होंने कानून को इस तरह से इस्तेमाल किया, अदालतों को इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो रातों रात मुल्क से बाहर चले गए और अदालतों ने खुद भेजा। जुल्म तो ये है, इसका क्या तदारक करेंगे? मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ पूरी कौम पर, सवाल छोड़ता हूँ मीडिया वालों पर कि क्या किया इसका आज तक हमने, क्या किया? हमारे मुंह पर तमाचे मार के मुल्क की दौलत लूट कर मुल्क से चले गए, कौम को बदनाम करके, मुल्क को खोखला करके। कोई पूछने वाला नहीं। क्यों नहीं पूछा गया इस बात को? अदलिया ने क्यों नहीं मंगवाया उनको? इंतजामिया ने क्यों नहीं मंगवाया? हुक्मरानों ने क्यों नहीं मंगवाया? वो मुल्क से बाहर गए तो गए क्यों? इस बात का भी जवाब दिया जाए। जी ठीक हो गया। मेरा अगला सवाल इफ्तिखार साहब आपसे होगा कि जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच पे हर जगह बार बार ये एक जुमला दोहराते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क का करोड़ों अरबों रुपया जो है वो लूटा है, और हमारी आवाम का जो ये सवाल आप लोगों से है कि अगर नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क का अरबों करोड़ों रुपया लूटा है तो फिर उन्हें बाहर क्यों भेजा गया है, उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी गई है, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब मोहतरमा सदफ साहबा, फैज़ अहमद फैज़ साहब जो कि हमारी धरती नारोवाल के सपूत हैं और हमारा फ़ख्र हैं, उन्होंने फरमाया कि जब कभी बिकता है बाज़ार में गोश्त, शहराओं पे गरीबों का लहू बहता है। ये अज़ल से सिस्टम ऐसा चल रहा था कि जब कभी गरीब आता है तो क्रश होता है, जो अमीर काम करता है तो वो क्रश नहीं होता, उसको फैसिलिटेट करते हैं। जिन माशरों में अमीर और गरीब की तखसीस ख़त्म होती है वो माशरे तरक्की करते हैं, और जिन माशरों में ये तखसीस कायम रहती है, तफरीक कायम रहती है, वो तनज़्ज़ुल की तरफ जाते हैं। इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो एक शख्स बहुत अच्छी सोच लेके मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अब लेकिन गुजारिश ये है कि इस मुल्क का सिस्टम 74-75 साल से ख़राब है। अभी मैं अर्ज़ करूं कि इमरान खान के दावे बिल्कुल दुरुस्त थे और दुरुस्त हैं, लेकिन बात यह है कि हम सिस्टम जिस
कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा सिस्टम में ये पाकिस्तान के अदलिया और ये हम फैसला जात करते हैं या होते हैं, वो मामला है पेचीदा। क्योंकि किसी केस का वो दीवानी हो, फौजदारी हो या कॉर्पोरेट हो, उसका फैसला एविडेंस पे होता है, एविडेंस कलेक्शन ऑफ एविडेंस पे होता है। अब जिन लोगों ने एविडेंस कलेक्ट करनी थी वो सही तरह से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा, उसका प्रीमियम मुल्ज़मान को जाता है। मज़ीद जो बात मेरे भाई विर्क साहब कह रहे थे, जो आप मीडिया वाले सारे लोग महसूस करते हैं, गरीब अमीर हर पढ़ा लिखा महसूस करता है, वो डिस्पैरिटी यहाँ है और वहाँ अभी काम करना बाकी है। यहाँ हमारे अदलिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं। वाक़यातन जिस तरह कायदे आज़म ने फरमाया था ना कि करप्शन को आयरन हैंड के साथ हमें कल्मिनेट करना है, वो आयरन हैंड्स हैव नॉट बीन यूज्ड टिल टुडे। अब वो दूसरी बात, लिबरेटर वो जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, वो फरमाते थे कि क्रिमिनल्स आर इंटेलिजेंशिया ऑफ एनी नेशन। और ये जो जुर्म करने वाले लोग होते हैं ये बड़े दना होते हैं, इनके पास माहिर टीम्स होती हैं, इनके पास अच्छे लोग होते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। तो अब नवाज शरीफ को बचाने में या बचने में, एक तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी फार्चून है, दूसरी उनकी सेहत का बहाना बन गया, और तीसरा हमारा सिस्टम ये भी इलास्टिक है, इसमें भी वो टाइटनेस नहीं है जहाँ उन्होंने वो जो मेजर्स कानून को इख्तियार करने चाहिए थे, वो मेजर्स में थोड़ी सी तख़ीर हो गई है। वो अदलिया ने भी वो मेजर्स नहीं लिए, जिसकी वजह से आज पूरी कौम ये म्यूज़िक सुन रही है और इसको देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिफेक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशरी, दिस इज़ डिफेक्ट ऑन पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और एजेंसियों ने, अदारों ने वो अपना काम नहीं किया जो कानूनी तौर पर उनको करना चाहिए था, जिसका फ़ायदा मुल्ज़मान को हो रहा है। ठीक हो गया सर, हम इसी का जी मुझे सदफराना मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं सिर्फ 2 जुमले इसके साथ मिलाकर कहता हूँ, मुकम्मल तईद करते हुए। आप गौर तो करें कि जब पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान बनाने वालों ने इसकी बुनियादों में क्या बात रखी थी, किस बात पर इसकी बुनियादों को उठाया गया था, वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुरान भी पाकिस्तान के लिए, हदीस नबवी भी पाकिस्तान के लिए, नहजुल बलागा भी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के बनाने वाले ने उसके खुलासे को समेटते हुए ये कह दिया कि ये नजरिया पाकिस्तान है, इसको लेकर चलो, इसको लागू करो। जब लागू कर लोगे तो फिर उसने ऐलान क्या किया कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को अनडू अगर नहीं होना, पाकिस्तान ने इसी तरह इज्जत के साथ कायम रहना है, पाकिस्तान ने इस जुल्म से निजात पानी है जो गरीब और अमीर के दरमियान है, पाकिस्तान ने अगर दौलत लूटने वालों को फांसी के तख्तों पर लटकाना है, पाकिस्तान ने अगर कौम और मुल्क की हिफाजत करनी है, तो फिर इमरान खान को चाहिए कि वो नजरिया पाकिस्तान के नफाज की तरफ आए, पाकिस्तान को कैद आज़म का पाकिस्तान बनाए। फिर ये ना करे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं लटका दूंगा। कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टानी दे नालों, अजरा बानो सलमा टुटियां, फेरे जाके मौका बनिया, पाकिस्तान को सौखा बनिया। इतनी मुश्किलात से बनने वाले पाकिस्तान की कदर हम ये ना करें कि अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क ना करें, मुजरमों को सजाएं ना दें और खिदमत करने वालों को सिला ना दें, शहीदों के लिए को खराज तहसीन ना पेश करें, और उन अदारों की हिफाजत ना करें जो अदारे पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो फिर अफसोस है हमारी सोच पर। और जब कौमें इज्तिमाई गुनाह करती हैं, आप इज्तिमाई सोच का गुनाह ना करें, जब कौमें इज्तिमाई गुनाह करती हैं तो कानून कुदरत फिर हरकत में आता है, और किसी कौम का इज्तिमाई गुनाह माफ़ नहीं होता, इनफरादी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उम्मीद करती हूँ हमारी आवाम को, उनके जहनों में बहुत से ऐसे सवालात होंगे जिनके आज उनको जवाबात मिल गए होंगे। ऐसे मज़ीद हमारे प्रोग्राम्स देखने के लिए, ऐसे आपके माइंड में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हों, कोई भी ऐसे आपके मसाइल हों आवाम के अपने मुल्क को लेकर,
कानून को लेकर, आइन को लेकर, तो हमारी स्क्रीन के नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, हमारा ईमेल है, आप काइंडली इस पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।